गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे योजना जो कि हमारे यहाँ पे जनवरी मंथ की है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये आप लोग जानते हो कि 75th जो हमारे इंडिपेंडेंस डे है उसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार 2022 को। तो इसलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करें, तो इसके लिए पूरी डिटेल में आर्टिकल है। ओके, तो हमारे देश के बारे में काफ़ी कुछ आप लोग को पता चलेगा कि हाँ कितनी चीज़ें हमारे देश में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो चेंजेस हुई, मॉडर्नाइज हुआ, और अभी आगे हमारा क्या प्लान है हर एक फील्ड में देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंडिया एज ए स्पेस पावर। जैसे कि आपको पता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोग जो है बहुत ही आगे है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ को हम लोग हेल्प भी करते हैं। तो इसी में हम लोग देखने वाले हैं कि स्पेस पावर में हमारी क्या रोल है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में काफ़ी शानदार आर्टिकल है, उससे हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देन यहाँ पे सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत। जैसे कि दिसंबर मंथ की जो योजना मैगजीन थी, मैं उसे डील तो नहीं की हूँ, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसकी भी डील कर दूंगी, उसे भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगी। थोड़ी सी गैप हो गई थी जस्ट बिकॉज, क्योंकि आप लोगों को पता है थोड़ी सी मेरी स्केड्यूल थोड़ी टाइट चल रही है, बट कोई नहीं, वहाँ पे बहुत अच्छी आर्टिकल थी, मैं उसको गो थ्रू तो हुई थी, आप लोग भी ज़रूर उसको गो थ्रू हो लेना। मैं टेलीग्राम में उसकी PDF ज़रूर शेयर कर दूँगी। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर हर एक फेज़ सेक्टर में बताया गया कि हम लोग कैसे आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं। तो ये है स्वदेशी इंटरप्रेन्योरशिप, इसमें भी बहुत एक न्यू आइडिया आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबल एग्रीकल्चर पावर हाउस, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट जो कि मैं यहाँ पे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूँगी। एंड देन यहाँ पे पीपल्स एंड सोसाइटी है, इससे पहले हमारा डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है और हम लोग अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में क्यों पीछे रह गए हैं, क्या क्या चैलेंजेस है। बहुत ही अच्छी अच्छी पॉइंट्स है यहाँ पे जो कि आप लोग अपने आंसर राइटिंग में, अपने इंटरव्यू में, प्रीलिम्स में आपको हर एक जगह यहाँ पे हेल्प मिलेगा। साथ ही पीपल एंड सोसाइटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले वैग ऑफ इंडिया सिनेमा की बात करेंगे। साथ ही मीडिया की रोल, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, रोल ऑफ मीडिया, इसे हम लोग देखने वाले हैं। और साथ ही साथ रिफॉर्मिंग कास्ट इन न्यूज़ है। देन यहाँ पे फ्यूचर लीडर्स के बारे में देखेंगे और आर्किटेक्चर इन इंडिया, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और इसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, सो होल एंड सोल आप लोग देख सकते हो कि आर्टिकल्स आर वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की डिस्कशन। इस आर्टिकल के तहत देखें तो ये एक छोटी सी ओवरव्यू है जिसमें कि इग्नाइटिंग माइंड्स है, मतलब ओवरऑल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बताया जा रहा है 75th ईयर्स हो चुके हैं हमारे फ्री इंडिया को लेकर। तो यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि हमारे जो देश के लोग हैं उनकी हिस्ट्री, कल्चर और अभी तक हमने क्या क्या अचीवमेंट की, इन सबको यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो महोत्सव है ना, ये डेडिकेट किया जा रहा है हमारे देश के लोगों को। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि जैसे 1857 से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ये वॉर फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस था। उसके बाद आपको सत्याग्रह मूवमेंट देखने को मिला जिसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग थी लोकमान्य तिलक के द्वारा। दिल्ली मार्च था, आज़ाद हिंद फौज जो कि यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यहाँ पे लीड किया जा रहा था। तो काफ़ी ऐसे आप देखो कि मूवमेंट्स हुए जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिला, तो आज़ादी मिली। इंडिपेंडेंस के बाद भी डेवलपमेंट किया गया, हमारे देश की हालत बहुत ख़राब थी, सोशली, इन्वामेंटली, साथ ही साथ इकोनॉमिकली, हर एक तरीके से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि डेवलपमेंट की जो बात की जाती है, डेवलपमेंट भी बहुत हद तक यहाँ पे हम लोग ने की। साथ ही साथ हमारा एक संविधान बना, प्लान डेवलपमेंट हुआ, हर एक सेक्टर को हमने लेकर चला। साथ ही हमारा नेशंस आज के डेट में आप देखो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बन गया है पूरे वर्ल्ड में। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम किए। हमारा संविधान आप देखो कि बहुत ही ज़्यादा इसको सराहा जाता है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, बट फिर भी हमारे संविधान की बेसिस पे हमारे देश में जो कानून है वो बनती है, हमारे देश में जो सरकार है वो काम करती है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये आप लोग देखो कि एक कॉन्शियस एफर्ट्स है कि जिससे हम लोग अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व कर सके, हर एक राज्य में, हर एक रीजन में, इवन हम लोग जो हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन है उनको भी इंस्पायर कर सके कि कितने ज़्यादा मशक्क़त करके, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंस में, यानी कि हम लोग जो है स्वतंत्रता हासिल किए हैं। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक इंडियंस का कि जो सेल्फ रिलायंस का गोल है, हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दूसरे कंट्रीज़ को लेकर, उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इंपोर्ट करते, तो अब वैसी नहीं होनी चाहिए। हमारा देश में आप देखो, हमारे देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो क्यों ना हम लोग हर एक चीज़ को बेटर तरीके से यूटिलाइज़ करें और सेल्फ रिलायंट बने। साथ ही साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हर किसी के लिए। तो इन सारे बातों को यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये तो ओवरव्यू रहा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इंडिया एज ए स्पेस पावर देखते हैं।
देखिए, हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जो बिगनिंग था वो हमारे फाउंडिंग फादर जो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई है, इनकी विजन से हम लोग जो है आज के डेट में इसरो के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं। तो इसमें आप लोग देखो कि 1962 में फॉर्मेशन हुई है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसमें कि फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया था, वो भी तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से। अब आपको ये देखना है कि ये है कहाँ। 1963 में फर्स्ट टाइम जो है हमने यहाँ पे रॉकेट लॉन्च किया। डॉक्टर साराभाई जो कि यहाँ पे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के आर्किटेक्ट कहा जाता है, तो वो यहाँ पे डेडिकेटेड क्लस्टर्स को क्रिएट किए हैं। वहीं फिर आगे चलकर आप देखो कि आज की डेट में यहाँ पे VSSC है, इट मीन्स कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसका नाम कर दिया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो की भी जो फॉर्मेशन हुई वो 1969 में हुई। और इसी में आप लोग देखो आज की डेट में टोटल वर्क फोर्स जो है वो 18,000 से ज़्यादा है। इसरो की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत सारे पार्ट्स में आपको हमारे देश में देखने को मिलेगा। साथ ही जो कंट्रीज़ की पब्लिक है एज वेल एज़ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे स्पेस प्रोग्राम में। साथ ही आप देखो कि जो स्पेस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की इस्टेब्लिशमेंट हुई है, वो भी कब, तो 1972 में। इसरो को यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत रखा गया और स्ट्रक्चर की गई स्पेस प्रोग्राम, जो कि आज की डेट में आप देख सकते हो कि डॉक्टर सतीश धवन जो है इनके लीडरशिप में ये चल रहा है। तो 17 ईयर्स हो चुके हैं, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो कि पहली जो हमारी सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च हुई थी जिसका नाम था आर्यभट्ट, और वो लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल 1975 में। तो ये सारे डेट और जो ईयर्स मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलता है कि 4 यहाँ पे आपके कंटेक्स्ट दिए जाते हैं, उसी के बेसिस पे 4 आपका ईयर दिया जाता है और मैच द फॉलोइंग, या फिर पूछा जाता है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोग अरेंज करो। तो इस हिसाब से आप लोग कर सकते हो कि एक लमसम आइडिया होना चाहिए कि कब क्या हमारे देश में कौन सी घटना, कौन सी इवेंट हुई। तो ये हम लोग जो है सबसे पहली हमारी जो सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, जिसको हम लोग 1975 में 19 अप्रैल में इसको लॉन्च किए थे, और लॉन्चिंग सेंटर जो था वो पहले सोवियत यूनियन, जो आज के डेट में रशिया है, वहाँ से हमने लॉन्च किया। आर्यभट्ट आप देखो कि एक फाउंडेशन बन गया हमारे लिए एक सक्सेसफुल इंडियन सैटेलाइट प्रोग्राम में। इसके बाद भास्कर फर्स्ट है, सेकंड है, तो एक्सपेरिमेंटल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसमें कि काफ़ी रिच एक्सपीरियंस हमें मिला, कॉन्फिडेंस मिला कि हम लोग एक ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है उसको बिल्डअप कर सकते हैं। और आज की डेट में भारत एक वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग एरिया में। ओके, इसी के साथ आप देखो एप्पल RNA पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट है, इंडिया की फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो कि यूरोपियन RNA रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद आप देखो कि आर्यभट्ट है, साथ ही 2 भास्कर है, साथ ही एप्पल है, इसको लॉन्च किया गया फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई भी पैसे नहीं लगे, जो कि ये बताते हैं कि इंडिया का सक्सेसफुल रहा इंटरनेशनल स्पेस कॉर्पोरेशन पॉलिसी। तो ये भी एक अपने आप में ही बिग अचीवमेंट है। उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारे पास जो लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV, ओके, और ये सारे लॉन्चिंग व्हीकल जो है SLV था, PSLV हुआ, फिर GSLV था, जिनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे रॉकेट को लॉन्च करते हैं। तो सेम पीरियड के टाइम पे INSAT-1B, जो कि इंडिया का पहला मल्टीपर्पज़ ऑपरेशनल सैटेलाइट है, जिसको 1983 में ये लॉन्च किया गया था। इसमें क्या थी कि जो रैपिड और मेजर रिवोल्यूशन हमारे देश की, इंडिया की जो टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फॉरकास्टिंग डोमेन, ये सारे सेक्टर्स में हम लोगों ने यहाँ पे सैटेलाइट भेज के काफ़ी हद तक काम किया। इंडिया की एबिलिटी है कि हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है इसको हम लोग मेंटेन भी कर सकते हैं, जो कि डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था 1988 में, जब ये जो आपका IRS-1A जब यहाँ पे लाया गया था ना, जो फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट है इंडिया में बनाई गई थी, इट मीन्स कि अर्थ को इमेज करने के लिए, अर्थ में जितनी भी चीज़ है उसकी पिक्चर लेने के लिए, तब ये आपका लाया गया था। तो सैटेलाइट के द्वारा जो इमेज है वो सेंड किया जाता था, वो भी 900 किलोमीटर हाई पोलर ऑर्बिट में, जो कि बहुत सारे डाइवर्स फील्ड में इसको हम लोग यूटिलाइज़ भी करते थे। आज की भी डेट में आप देखो कि सैटेलाइट पिक्चर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स इन नेचर होते हैं। उसको हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में, ग्राउंड वाटर में, मिनरल सर्वे में, फॉरेस्ट्री में, इन सब एरिया में हम लोग इसको देख सकते हैं। 1919 के दौरान क्या हुआ कि इसरो जो है INSAT-2 भी ये हम लोग बनाए, मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट है, बहुत तरीके का हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसी सेम टाइम में आप देखो कि सिस्टमेटिक यूजेस होने लगी इमेजनरी, जो कि हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से भेजा जाता है। तो उससे क्या है कि क्रॉप यील्ड हम लोग एस्टिमेशन कर पाते कि हमारी जो फसलें लगी है उनसे किस तरीके का कितना पैदावार हो सकता है। ग्राउंड वाटर और जो मिनरल प्रोस्पेक्टिंग है वो हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत हो रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल हमारा डाउन होते जा रहा है। मिनरल्स में भी आप देखो कि बहुत सारे
एक्सट्रैक्शन हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग जो है इमेजिंग के थ्रू देख सकते हैं। फॉरेस्ट सर्वे कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है वो हर एक 4 साल में आती है। तो फॉरेस्ट सर्वे करना, ऐसे काउंट करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना भी वो एक हद तक जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट इमेज जो सैटेलाइट इमेज होती है ना, उससे काफ़ी हद तक जो है आसान हो जाता है। और वेस्टलैंड को क्लासीफाई करना, फिशरीज़ डेवलपमेंट जो है, ये सब स्टार्ट होने लगा जब यहाँ पे इनसैट 2 सैटेलाइट हम लोग बनाए थे। उसके बाद आज के डेट में आप देखो कि एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, जिसमें कि हाई रेजोल्यूशन एकदम क्लियर पिक्चर हमें देखने को मिलता है। मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा लगे गए हैं, जो कि एकदम से आप देखो कि हर एक थीम्स को, कार्टोग्राफी हो गया, रिसोर्स सर्वे हो गया, ओशन है, एटमॉस्फेरिक एप्लीकेशन है, इन सब जगह जो है ये कैमरा इस्तेमाल होता है। इनसेंट सिस्टम में आप देखो कि क्या है कि यहाँ पे 300 से भी ज़्यादा ट्रांसपॉन्डर्स है, वो भी सी बैंड में, कू बैंड में और का बैंड में। ये 3 तरीके का बैंड है जो कि सैटेलाइट में यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिससे कि आप देखो कि टेलीकम्युनिकेशन में ये सर्विस प्रोवाइड होती है। उसके अलावा आप देखो कि थ्रू आउट आप देखो ये हाई थ्रूपुट सैटेलाइट है, STS है, जैसे कि हमारा GSAT 11 हो गया, GSAT 29 है, GSAT 19 है। तो हर एक मिशन को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो फेमस मिशन है उसको आप लोग बस याद रखो। तो स्पेस जो ट्रांसपोर्टेशन डोमेन है, क्योंकि हम लोग सक्सेसफुल एडवेंट हुए हैं PSLV से, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है 1994 में जब ये आया, तो हम लोग जो है एक क्वांटम जंप किए। हमारी जो लॉन्च कैपेबिलिटीज़ थी भारत में, वो चीज़ें बहुत बेटर होने लगी, क्योंकि हमारी लॉन्च व्हीकल बहुत बेटर थी। तो ये व्हीकल से क्या हुआ कि एक प्रूफ हो पाया कि इसरो जो है वो लॉन्च भी कर सकते हैं सैटेलाइट। साथ ही 50 सक्सेसफुल मिशंस जो है आप देखो कि इससे देखने को मिला, चाहे वो नेशनल हो या फॉरेन सैटेलाइट हो। बहुत सारे तो ऐसे मिशन है हमारी जहाँ पे हमारी भी सैटेलाइट होती है, उसके साथ साथ फॉरेन सैटेलाइट भी होती है। आपको याद होगा कि 15 फरवरी 2017 में PSLV के द्वारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें कि हम लोग 104 सैटेलाइट को, वो भी एक सिंगल लॉन्च में हम लोग उनके ऑर्बिट में भेजे थे। और ये 104 सैटेलाइट जो थी, ये सिर्फ इंडिया से नहीं थी, डिफरेंट कंट्रीज़ की भी थी। तो ये है कि एक रियल सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेगा कि अचीवमेंट हमारी जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में हुई है, वो भी लॉन्च व्हीकल के साथ। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी है, जो कि SLV-3 व्हीकल है, ASLV है, PSLV है। तो इन सब में आपका डिफरेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद GSLV आया, जियो सिंक्रोनस स्टेट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया 1990s में, जो कि एक अलग ही लेवल पे हमारे इसरो को ले गया। क्योंकि GSLV में आप देखो कि हेवी सैटेलाइट, यहाँ से इसको हम लोग जब भी हेवी सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है तो हम लोग GSLV का इस्तेमाल करते हैं। ये लॉन्च व्हीकल में आपका 3 स्टेज है, जैसे कि आपको प्रीलिम्स में देखने को मिला था, GSLV और PSLV के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हो कि एक मैगजीन अगर आप लोग रेफ़र करते हो तो आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली हो जाती है। तो 3 स्टेजेस आपको GSLV में देखने को मिलेगा, जिसमें क्रायोजेनिक अपर स्टेज भी है। जो अपर स्टेज होता है उसमें क्रायोजेनिक होती है और 4 लिक्विड स्ट्रैप्स ऑन होते हैं। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो है, इसमें क्या है कि लिक्विड हाइड्रोजन है और लिक्विड ऑक्सीजन है, जो कि वेरी लो टेम्परेचर में ये आपका स्टोर होता है। सो इसको याद रखिएगा कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को क्यों हम लोग यहाँ पे लगाए, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में ये आपका स्टोर करता है, वो भी बहुत ही लो टेम्परेचर में। मटेरियल जो भी यहाँ पे आपका यूज़ होता है, जो बहुत ही लो टेम्परेचर में ऑपरेट करने के लिए, चिलिंग प्रोसेस के लिए, तो वो सब आपको GSLV में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जनरेशन जो लॉन्च व्हीकल है इसरो की, यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ है कि 4T पेलोड तक, यहाँ पे GTO तक हम लोग यहाँ पे पहुँचाएंगे, जो कि GSLV Mark 3, यानी कि इससे भी ज़्यादा, इसको बाहुबली कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट की जो सैटेलाइट है उसको लेकर जाते हैं। तो इसमें 2 यहाँ पे सॉलिड स्ट्रैप्स ऑन है, एक कोल्ड लिक्विड बूस्टर है, एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज है। क्रायोजेनिक क्यों? क्योंकि लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे आपका होता है, लो टेम्परेचर में यहाँ पे गैसेस होते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। साथ ही अगर हम लोग देखें तो एक इसके अलावा बताया जा रहा है कि हमारा जो GSLV Mark 3 है, ये सक्सेसफुली, तो ये चंद्रयान 2 है, जो कि हमारे अर्थ पार्किंग ऑर्बिट में जुलाई 2019 में ये इंटर किया था, जो कि सक्सेसफुली यहाँ पे GSLV Mark 3 से इसको लॉन्च किया गया था। ओके, इंडियन स्पेस प्रोग्राम की अगर बात करें तो आप देखो हमेशा ये डेवलपमेंट पे और जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसका बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन पे ये फोकस करती है कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है हमारी कंट्रीज़ की, उसको अचीव कर सके। इसरो में आप देखो कि काफ़ी परस्यू किया गया है, यानी कि बहुत सारे साइंस प्रोजेक्ट यहाँ पे परस्यू किए गए, जिसमें कि जो मीनिंगफुल एक्सप्लोरेशन है, कि स्पेस को जो एक्सप्लोर करना है वो भी मीनिंगफुल तरीके से, वो सारा काम यहाँ पे किया जाता है। इंडिया की जो फर्स्ट सैटेलाइट है आर्यभट्ट, उसके बाद आर्यभट्ट के बाद आप देखो कि इसरो जो है वो एक साइंस मिशन में जो है उसमें इंटर किया। उसके बाद PSLV को लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद आप देखो कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, हमारे बहुत सारे मिशन रही, चंद्रयान 1 रहा, MOM रहा, जिसमें कि मार्स ऑर्बिटर मिशन है,
एस्ट्रोसैट है, चंद्रयान 2 है, जिसमें कि मिलियंस ऑफ इंडियंस और वर्ल्ड के बाहर, हमारे देश के बाहर भी बहुत सारे लोगों का अटेंशन जो है ये कॉट किया। PSLV को जो लॉन्च किया गया 2008 में, यहाँ पे चंद्रयान फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट था जो कि यहाँ पे मून में नेविगेट किया। उसके बाद आप देखो कि चंद्रयान 1 की तो सक्सेसफुल स्टोरी है ही, उसके बाद यहाँ पे और भी डिटेल में दिया गया है जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ज़रूरत है। एस्ट्रोसैट भी याद रखिए कि PSLV के द्वारा 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ये पहली डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन थी जिसका एम था कि सेलेस्टियल जो सोर्सेज होते हैं ना, एक्सरे में, ऑप्टिकल में, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रल बैंड्स में, तो इनको यहाँ पे स्टडी किया जाए, वो भी एस्ट्रोसैट से। ठीक है, एस्ट्रोसैट रिसेंटली आप देखो कि एक मेजर ब्रेक थ्रू बनाया है। यहाँ पे बहुत सारे पहले के जो ग्लेशियर है, गैलेक्सीज़ है, उनको यहाँ पे कवर किया गया, डिस्कवर भी किया गया। चंद्रयान 2 मिशन इंडिया का सेकंड मिशन था जो कि 2019 में आपको देखने को मिलेगा कि इसको सक्सेसफुली लॉन्च तो किया गया, बट चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट है उसको अपने ऑर्बिट में तो भेज दिया गया, लेकिन जो लैंडर को लैंड करना था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, जिसके कारण ये हमारा सक्सेसफुल मिशन नहीं रहा। उसके बाद इसरो के द्वारा अपना इस्टेब्लिश किया गया है नाविक, जो कि है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। यहाँ पे हाईली एक्यूरेट पोजीशन, नेविगेशन, टाइम जो इन्फॉर्मेशन है ये सब यूज़र्स को प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आज की डेट में हम लोग GPS वगैरह यूज़ करते हैं, तो वैसे यहाँ पे नाविक अब निकल कर आया है। उसी के थ्रू आप देखो कि जो GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन है, जिसे गगन भी कहते हैं, तो यहाँ पे भी इसको लाया गया। तो इसरो के द्वारा यहाँ पे सैटेलाइट बेस्ड जो नेविगेशन सर्विस है ना, वो भी एकदम एक्यूरेसी के साथ, और इसको यहाँ पे सिविल एविएशन एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेट करके यहाँ पे आपका लाया गया है। रिसेंट पास्ट में क्या है कि गगनयान प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे 2018 में अप्रूव किया गया, और ये चीज़ें कहा गया कि हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो कि जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है इसको यहाँ पे इसरो में 2019 में बनाया गया, जिससे कि जो विज़न था ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का, उसके विज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे गगनयान प्रोग्राम है जिसमें कि 3 ह्यूमन बींग्स को वो हमारे स्पेस में भेजा जाएगा। तो इस चीज़ के लिए भी यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन हो रही है। 2022 के एंड तक, दिसंबर तक ये मिशन भी लॉन्च किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारी जो है बैक टू बैक हमारी सक्सेसफुल स्टोरी रही है, डेवलपमेंट रही है, अचीवमेंट रही है इसरो का। लेकिन कोविड-19 में आप देखो कि बहुत सारे लैंडमार्क जो स्पेस रिफॉर्म है ये भी सरकार के द्वारा इनिशिएट किया गया है। तो हमारे यहाँ इन स्पेस बनाया गया जिसको कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम एंड ऑथराइजेशन सेंटर कहते हैं, जो कि यहाँ पे बेसिकली जो नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज़ है उसको प्रमोट करने के लिए, हैंड होल्ड करने के लिए और ऑथराइज़ करने के लिए यहाँ पे लाया गया है। साथ ही आप देखो कि जो डिपार्टमेंट की PSU है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, उसको भी एम्पावर किया गया कि हमारे खुद की जो ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है उसको ओन करने के लिए, और स्पेस एसेट जो इसरो है उसको ओन करने के लिए। साथ ही अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे अभी भी आगे हमारी बहुत सारी यहाँ पे मिशन है। तो मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी, कि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें हेवियर और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट सैटेलाइट को लेकर। एडवांस स्पेस मिशन भी है हमारा, जैसे कि चंद्रयान 3 है, आदित्य L1 है, और मिशन टू वेनस है। ये सब है जिसमें कि हम लोग सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर सके, एंड ऑफ कोर्स गगनयान भी इस प्रोग्राम है। ओके, सो इस आर्टिकल में हमने पूरी तरीके से इसरो का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वहाँ से लेकर अभी जितनी भी यहाँ पे प्रोग्राम है, मिशन है, उन सबको हमने देखा। तो एक आपका यहाँ पे रिवीजन हो गया होगा इसरो के बारे में। अगर नहीं भी पता होगा कुछ पॉइंट्स तो वो भी आपको पता चल गया। तो आई होप कि आप ये आर्टिकल इन्जॉय किए होंगे। नेक्स्ट आता है डिफेंस सेक्टर्स में, जो कि है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे काफ़ी फेज़ में बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो भी वॉर हुई है इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद, तो हम लोग किस तरीके से डिफेंस सेक्टर्स में अपने आप को डेवलप करते गए। फ़ेज़ 1 में बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट फेज़ है हमारे आर्म्ड फोर्सेस जर्नी की, वो यहाँ पे इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद हुई। वो भी कब, जो कश्मीर में वॉर हुई थी उसमें 1947 से 48 के बीच में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसके बाद क्या हुआ कि 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ। तो इस समय आप देखो कि यंग और इनएक्सपीरियंस्ड हमारे इंडियन ऑफिसर्स थे जिन्होंने रातों रात मीड लेवल और सीनियर पोजीशंस को यहाँ पे इसका कमांड लिया आर्म्ड फोर्सेस में। फिर यहाँ पे कुछ डॉक्ट्रिन्स, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें चलती रही, जो कि हम लोग वर्ल्ड वॉर सेकंड जब हुआ था तो उस समय ये चीज़ें एक्सपीरियंस गेन किए थे। पीपल्स वॉर जो है वो एडवोकेट किया गया था चाइना के द्वारा, और जवाहरलाल नेहरू जो है वो पूरी तरीके से आप देखो इंडिया का जो मोरल है उसको प्रेडिक्ट किया गया था, ना कि मिलिट्री पावर। फिर कोरियन वॉर में जो पार्टिसिपेशन हुई, इससे मेडिकल असिस्टेंस मिला। 60th पैराशूट जो फील्ड एम्बुलेंस थे ये भेजा गया। तो इस तरीके से आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा जो है उस समय भी हमारे यहाँ पे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रही थी।
अ डिकेड ऑफ बजटरी कट्स जो है वो फॉलोड किया गया, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम आई। इट मीन्स कि हमारे जो इंडियन आर्मी है इसमें आप देखो कि कुछ एडिक्वेट वेपन्स नहीं थे, जिस तरीके के हथियार की ज़रूरत थी वो कमी थी, मैन पावर की कमी थी। तो ये धीरे धीरे जो है आगे चलकर इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान दिया गया। लेसन लर्नड अगर हम लोग देखें तो एक बहुत बड़ी लेसन हमें 1962 के कॉन्फ्लिक्ट से ये मिला, जिसमें कि इंडो चाइना वॉर हो रही थी और जिसमें कि चाइना की फ़र्स्ट एंट्री थी तिब्बत में 1950 में। बाद में जो है वो अक्साई चीन वाला एरिया भी इन्होंने अपने अंडर में कर लिया। तो फिर उसके बाद आप देखो कि कुछ न्यू पॉलिटिकल मास्टर्स है जो कि ये इस सारे बॉर्डर्स में उनका काम चलते रहा, और जो आज के डेट में आप एक ह्यूज बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया चाइना के बीच में देखते हो। तो ये एक सबसे बड़ी लेसन थी, हमें ये समझ में आया कि इंडियन आर्मी को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, वेपन्स वगैरह की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट है 1954 की ट्रीटी, जो कि इंडिया और जो तिब्बत रीजन जो चाइना का हो चुका था उसके बीच में ये टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट निकल कर आया, जो कि एक एग्जाम्पल था कि कैसे जो है बॉर्डर को पास करना है। ये वाली बातें हो गई। साथ ही साथ आप देखो कि कुछ अनदर रीजंस था, जो कि आर्मी है वो वेल इक्विप्ड होनी चाहिए। इट मीन्स कि आर्मी के पास हमेशा जो है लेटेस्ट वेपन होनी चाहिए, जिससे कि हमारे इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो इसको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये सेकंड चीज़ हम लोग यहाँ से सीखे। साथ ही यहाँ पे कुछ और बातें बताई जा रही कि किस तरीके से यहाँ पे जो है हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने काम किया। साथ ही आप देखो कि ऑर्डर ऑफ बैटल और बैट ये याद रखना है, एंड चेन ऑफ कमांड, जो कि किसी भी आर्मी में ये सैक्रोसेंट है। इवन वॉर में भी आप देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इन जनरल, ठीक है, अ मैटर टू बी लेफ्ट टू द जनरल, इसमें ये जस्टिफाई नहीं किया जाता कि फ्रीक्वेंट चेंजेस क्या हो रही है एनईएफए के कमांड में, वेदर ये ब्रिगेड हो, डिवीजन हो, कॉप्स लेवल हो, ये नहीं मैटर करता है। बट उस समय क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा था, बट फिर भी इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया। ओके, आगे चलकर फेज़ 2 बताया जा रहा है कि सेकंड फेज़ है आर्म्ड फोर्सेस की जर्नी में, और ये लास्ट हुआ था 1988 में। फिर जो 1962 के बाद जो यहाँ पे आपका पीरियड था वो सिर्फ साइज़ ऑफ आर्मी ही इंक्रीज़ नहीं किया गया, यहाँ से आप देख सकते हो कि साइज़ ऑफ आर्मी इंक्रीज़ किया गया, बट ओवर द टाइम हमारे इंडियन आर्मी में क्या स्ट्रक्चर होनी चाहिए, किस तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए, डॉक्ट्रिन शिफ्ट हुआ है। साथ ही साथ आपको प्रिपरेशन भी देखने को मिलेगा, और पाकिस्तान के द्वारा भी यहाँ पे काफ़ी अटेम्प्ट किया गया कि 1962 में जो हमारी हार हुई है उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे आगे बढ़े। तो फिर हम लोग धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ते गए, और ये एक बात बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे सरेंडर थी 19,000 सोल्जर्स जो पाकिस्तान के थे उन्होंने सरेंडर किया। ये एक रिकॉर्ड है अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड से देखे, जो कि यहाँ पे इसके बाद बांग्लादेश की जन्म हुई 1972 में। आपको पता है कि हमारा यहाँ पे 1971 में यहाँ पे इंडो पाकिस्तान जो वॉर हुआ, तो एक तो वेस्ट पाकिस्तान होता था, एक ईस्ट पाकिस्तान होता था। तो ईस्ट पाकिस्तान को यहाँ पे आपका जो है बांग्लादेश के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ। जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स थे वो यहाँ पे ठीक तरीके से ट्रीट भी किए जा रहे थे। फिर ड्यू कोर्स जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में उनको वापस से डिस्पैच भी किया गया पूरे डिग्निटी के साथ। तो ये एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन आर्मी का जो है ये थैंक्स भी किया गया कि हाँ, इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी हम पाकिस्तान के जो आर्मीज़ थे, वहाँ के जो पाकिस्तानी जो थे उनको हम लोग वापस से सही तरीके से वापस भेजे। ओके, फिर उसके बाद तो यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ में बताया जा रहा है कि किस तरीके से वॉर होते गया और हम लोग उससे जो है लेसन सीखते गए। जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी मैनेज किए कि कैसे सब कन्वेंशनल जो थ्रेट है ना उसको कैसे हम लोग चेक करें। और नॉर्थ ईस्ट वाली जो हमारी राज्य है जिसमें कि आपको 7 सिस्टर्स देखने को मिलता है, तो वो भी एक ख़तरनाक ही राज्य है। मतलब कहने का मतलब है कि इसके चारों ओर आप देखो तो एक साइड चाइना से है, एक साइड म्यांमार से है, तो इसलिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंसर्जेंट की प्रॉब्लम थी। टेररिज्म पंजाब में था क्योंकि इसकी बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान से लगती है। वहीं पे आप देखो कि ऑपरेशन पवन जो है वो श्रीलंका में चलाया गया। तो इस तरीके से आप देखो कि क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है वो भी बढ़ता गया, और उसको भी टैकल करने के लिए हम लोग यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होते गए। साथ ही फेज़ थर्ड में बताया जा रहा है कि एक न्यू फेज़ है हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के जर्नी में, जो कि मिड 1980 से ये स्टार्ट हुआ। चाइनीज़ की यहाँ पे जो चैलेंजेस थी ये सुमड्रोंग चू में, तो इसके बाद आप देखो कि हमारे इंटायर जो ब्रिगेड थी ना उनको ट्रांसपोर्ट किया गया था हेलीकॉप्टर से। तो ये उस समय का टाइम था जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी यहाँ पे न्यू वेपन सिस्टम को एक्वायर्ड कर रहे थे, जिसमें यूएस के द्वारा यहाँ पे सिरकॉस्की हेलीकॉप्टर भी बनाया गया था, जो कि उस समय बहुत ही पावरफुल था।
इसी के साथ आप देखो कि जो हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जो स्कोप और चैलेंजेस थे, स्केल था चैलेंजेस का, वो और मल्टीप्लाइड होते गया और उस चीज़ को हम लोग टैकल भी करते गए। क्योंकि चारों तरीके से आप देखो, एक तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, दूसरा पंजाब वाला रीजन है जिसमें कि काफ़ी थ्रेट थे, काफ़ी यहाँ पे बॉर्डर जो डिस्प्यूट था, एक चाइना के साथ था, एक पाकिस्तान के साथ था। तो इसलिए इन सारे देशों में, इन सारे राज्यों में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद कश्मीर इश्यूज़, तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो एक मेन लड़ाई का फोकस है, एक एरिया है, वो है कश्मीर इश्यूज़। उसमें भी हमने काफ़ी तरीके से यहाँ पे कारगिल वॉर हुई, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, उसके बारे में भी बताया गया है यहाँ पे। अब फेज़ 4 में बताया गया है कि 2014 में एक हम लोग बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्म किए हैं, एक प्रोएक्टिव अप्रोच यहाँ पे अडॉप्ट किया गया, जिससे कि हमारे 3 विंग्स में, आर्म फोर्सेस में जो आर्मी, नेवी और यहाँ पे एयर फोर्स है, इन सब में हम लोग ने बजट को इंक्रीज़ किया। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड आप देखो कि इनके द्वारा एक जनरस फंडिंग यहाँ पे लिया जाता है, जो कि इमर्जिंग मैरीटाइम थ्रेट को देखते हुए, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या नॉन ट्रेडिशनल हो। ओके, एक पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस का, इसको भी अडॉप्ट किया गया टेररिज्म को देखते हुए कि काफ़ी ज़्यादा जो है टेररिस्ट अटैक वगैरह हो रहे। क्रॉस बॉर्डर जो LOC है, हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पे आप देखो कि टेररिस्ट कैंप वगैरह 2016 में लगाए गए थे। तो इसमें भी ये देखने को मिला। साथ ही CRPF की जो यहाँ पे जवानों की शहीद हो गए थे पुलवामा वाले में, ऑफेंसिव एयर पावर था जो कि एम्प्लॉयड किया गया था फर्स्ट टाइम, वो भी टेररिस्ट टारगेट के अगेंस्ट में। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा वाला जो रीजन है, प्रोविंस है पाकिस्तान में, वहाँ पे भी आप देखो कि इस तरीके का काम किया गया। तो हमारे द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव यहाँ पे एक्शन लिया गया, जिससे कि ये बताया जा रहा है कि आज की डेट में डिफेंस सेक्टर्स में हमने काफ़ी हद तक जो है डेवलप कर रखा है। रिसेंट ईयर में आप देखो कि हमारे जो इंडियन फोर्सेस है, उनके द्वारा काफ़ी टफ स्टैंसेस लिए गए, जैसे चाइना के द्वारा जो बॉर्डर वायलेशन किया जा रहा था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। अभी आपने देखा होगा कि जो पैंगोंग शो वाला लेक था लद्दाख वाले रीजन में, वहाँ पे चाइनीज़ जो सोल्जर्स थे वो इंटर कर गए थे, फिर भी हम लोग वहाँ पे हारे नहीं और अपने आप को पीछे नहीं किए, डट के सामना किए चाइनीज़ों का। चाइनीज़ का भी अटेम्प्ट आप देखते हो कि कई बार जो है, कभी वो लद्दाख वाले रीजन से घुसने का कोशिश करते, कभी सिक्किम वाले रीजन से, कभी डोकलाम वाले रीजन आप देखते हो, कभी वो अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। तो हर जगह वो डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट अराइज करते, लेकिन फिर भी हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब हम लोग जो है इस पर एग्जिस्ट कर पाते हैं। साथ ही गलवान वाला रीजन भी आप लोग सुने ही होंगे कि अभी कितना यहाँ पर नाटक हुआ। तो ये चीज़ें बताई जा रही है कि आज के डेट में जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस है ना, वो एक लीडिंग है, यानी कि हमारे आत्मनिर्भर भारत को एक सपोर्ट मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे डिफेंस सेक्टर्स बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर मजबूत होगी, वो एक सेल्फ रिलायंस का यहाँ पे कॉल है। तो इसके बारे में बताया गया। लास्ट 70 ईयर्स की अगर हम लोग बात करें, तो हमने काफ़ी चैलेंजेस देखे और हमारे पास उसी के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी आई। तो एक आउटस्टैंडिंग और कंसिस्टेंट फीचर्स है हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्स का, जो कि एक सेक्युलर ट्रेडिशन हमेशा से रहा। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग देखो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते गए, आगे बढ़ते गए, और जिसके कारण आज के डेट में जो है आपको ये सारे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। कंक्लूजन में बताया जा रहा है यही चीज़ें कि काफ़ी चैलेंजेस थे, लेकिन साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी भी थी, तो हमने दोनों तरफ जो है वो बेटर तरीके से ध्यान दिया। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ सेल्स आउटलेट है, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो बेटर टू इग्नोर इट। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्वदेशी इंटरप्रेन्योरशिप। तो वो जो हमारा एक अभी आर्टिकल था जो हम लोग डिफेंस सेक्टर्स में देखे, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर देखे, तो ये चीज़ें बताया गया है 4 फेज़ में। ये बताया गया है कि हम लोग कहाँ थे जब एक समय था जब हम लोग हार जाते थे 1962 के वॉर में, चाइना से हार जाते थे हम लोग, जो है जो भी चाइना जिस तरीके से। अब आते हैं थर्ड आर्टिकल में, जो कि है स्वदेशी एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे देखिए, अब एंटरप्रेन्योरशिप इट मीन्स कि अगर आपके पास कुछ न्यू आइडिया है, कुछ न्यू आपने सोच रखा है कि अपनी बिज़नेस खुद स्टार्ट करनी है, तो आप लोग अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि ये जॉब सीकर नहीं, ये जॉब क्रिएटर बनने की बात करें, और वो भी स्वदेशी। तो आपको पता है कि जैसे कि इमरजेंस हुआ महात्मा गांधी का, तो इनका थीम था नॉन वायलेंस, और जो आइडिया था ट्रस्टीशिप का, वो एक डीप रेजोनेंस है हमारे इंडियन बिजनेस में। तो धीरे धीरे आपको पता है कि नेशनलिज्म जो है वो राइज़ होते गया, एक डेफिनेट चेंज देखने को मिला कंज्यूमर के कल्चर में भी। तो इन सब के अलावा भी आप देखो, जितने भी पॉलिटिकल मूवमेंट हुए या फिर नहीं हुए, लोग जो है वो अपने इंडिया में बने हुए या फिर लोकल बने हुए प्रोडक्ट को ही यूज़ करना चाहते थे। और ये आज के भी डेट में आप लोग देखो कि इसी से हमारे देश में स्वदेशी रिटेल नेटवर्क जो है वो निकल कर आया। तो जो आइडिया है ना इकोनॉमिक स्वदेशी का, वो मेनली सेकेंड हाफ में निकला था 19th सेंचुरी में। तो पूरा थैंक्स जाता है RC दत्ता को, दादा भाई नरोजी को, NG नरेडे को, जो कि एक न्यू वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास थे,
और एक वेल अवेयर थे कॉलोनियल जिस तरीके से जो ब्रिटिशर्स आए थे और हमारे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, इन सारी चीज़ों को ये समझ पाए। प्री स्वदेशी मूवमेंट अगर हम लोग देखें तो एक ग्रुप ऑफ मिडिल क्लास थे, वेस्टर्न एजुकेटेड पंजाबीज प्रोमिनेंट थे, जैसे कि लाला लाजपत राय, लाला हरिशंकर लाल, सर दयाल सिंह। तो ये सब कुछ थे जो कि पंजाब नेशनल बैंक जब बना था ना, तो उनका ये फाउंडेशन किए, ठीक है। और ये जो है पहली बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश का बैंक था। फिर लाला हरि कृष्णन जो यहाँ पे लाल थे, फिर वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होकर आए कि एक सीरियस जॉइंट स्टॉक कंपनीज लेकर आना है, जिसमें कि कुछ इंश्योरेंस फर्म्स भी था। भारत इंश्योरेंस ये पहला मेजर इंडियन ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी था। फॉल मिल था, स्पिनिंग था, विनिंग मिल था। तो ये सब मिल वगैरह जो है ये स्टार्ट किया गया। बॉम्बे में आप देखो तो पारसी लॉयर्स जो थे वो यहाँ पे निकल कर आए, जिससे कि उनको लगा कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। कुछ भी चीज़ें अगर बन रही है तो वो हमारे देश में बने। हमारे देश में बनेगी तो दो चीज़ें होगी, एक तो सस्ती होगी और दूसरा चीज़ कि हम लोग डिपेंडेंट भी नहीं होंगे, हम लोग दूसरे कंट्री को ही यहाँ पे दे पाएंगे। तो फिर इससे धीरे धीरे क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हमारा योगदान बढ़ने लगा। फिर बंगाल में क्या हुआ कि 1867 से ही कुछ जो मेंबर्स थे टैगोर फैमिली के, वो यहाँ पे खुद का ऑर्गेनाइज करते थे, यानी कि स्वदेशी जो इंटरप्राइजेस थे उनको यहाँ पे प्रमोट करते थे। फिर यहाँ पे सेल्फ रिलायंस हो गया, आत्मशक्ति हो गई, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे निकल कर आने लगी, जिसमें कि एजुकेशन को प्रमोट करना, पर्टिकुलरली जो टेक्निकल एजुकेशन है, फॉरेन गुड्स जो बाहर से आने वाले जो सामान थे उनका बाइकआउट करना, हमारे देश में बनाना है, हमारे देश में जो सामान है उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो ये सारा जो यहाँ पे मुद्दा था, फिर ये और भी गर्म होने लगा और फिर ये आगे भी बढ़ने लगा। इवन बंगाल केमिकल्स जो थे वो यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट को भी प्रोसीड करते थे। और उसके बाद आप देख सकते हो ये गांधी जी है और इनकी बातें सुनते हुए सारे लोग हैं यहाँ पे। स्वदेशी इंटरप्राइजेस कैसे निकला, तो आपको पता है कि 1905 में पार्टीशन हो रही थी बंगाल की। ब्रिटिशर्स जो थे वो बंगाल को पार्टीशन कर रहे थे, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था, तो वो चाहते थे कि फूट डालो और शासन करो, यानी कि वो हमारे इंडियंस को ही आपस में लड़वाते थे, जिसके कारण उनका कहना था कि जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करने में बंगाल वाले रीजन में प्रॉब्लम हो रही है, सो दैट्स वाई वो पार्टीशन करना चाह रहे हैं। तो जब यहाँ पे पार्टीशन कर रहे थे तब यहाँ पे पहली बार इंडियंस की आँख खुली कि ये क्या हो रहा है, और उस हिसाब से वो समझने लगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स की जो पिक्चर थी वो पूरी तरीके से क्लियर हो गई। जितने लैंडलॉर्ड्स थे, प्रोफेशनल्स थे, वो सब एक साथ आए और शॉर्ट लिव्ड जो बंगाल नेशनल बैंक है उनका ये फाउंडेशन भी किए। कलकत्ता के द्वारा भी आप देखो इंश्योरेंस वेंचर को देखा गया, फिर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और बहुत फेमस जो हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस है इसको यहाँ पे लाया गया। ब्रिटिशर्स के द्वारा आप देखो कि शिपिंग लाइंस पे बहुत डोमिनेट किया गया था, डीप डिसकंटेंट था। फिर धीरे धीरे शिपिंग कंपनीज भी हमारे देश में आई। बंगाल्स लीडिंग जो लैंडलॉर्ड थे, कुछ बिजनेसमैन थे, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे जो एक साथ आए और फिर हाई प्रोफाइल जो स्वदेशी वेंचर है बंगा लक्ष्मी कॉटन मिल, इसको इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया। उसके बाद आप देखो धीरे धीरे स्तर पर जो है सारे लोग अपना अपना कुछ नया नया बिजनेस निकालने लगे थे। रियल अचीवमेंट अगर बंगाली स्वदेशी इंटरप्रेन्योर्स का देखे तो कुछ न्यू इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में था, साथ ही इनकी टेक्निकल नॉलेज का भी था। और बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट को ये मैन्युफैक्चर भी करते थे, जैसे बहुत सारी दवाइयाँ हो गई, बेसिक एसिड्स वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें घर पे बनने लगी। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो तो ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो वेंचर्स थे, बहुत सारी ऐसी बिजनेस थी जो कि स्टार्ट हुई लेकिन फेल हो गई। तो एक लिमिटेड फाइनेंस में वो रहकर, लिमिटेड फाइनेंस था तो उसी के बीच में वो घुल के रह गए कि वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी लोगों में ये उत्साह था और लोग जो है ये काम कर रहे थे। बहुत सारा ग्रेट कंट्रीब्यूशन आप देखोगे कि स्वदेशी पीरियड में था, वो भी साइंस को लेकर आया कि साइंस का यहाँ पे बहुत योगदान बढ़ने लगा। लोगों की जो इंटरेस्ट है साइंस के टुवर्ड्स वो बढ़ने लगी। फिर नेशनल एजुकेशन मूवमेंट निकल कर आया, जिससे कि बहुत सारे कॉलेज और स्कूल सेटअप होने लगे। जब कॉलेज और स्कूल सेटअप होने लगे, इंस्टीट्यूशन आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी आ गए, तो फिर बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पे अपने आप होने लगा। लोग जो है पढ़ने लगे, सीखने लगे, सब अवेयर होने लगे और समझदार बनने लगे। तो ये काम होने लगा। जब आप कुछ पढ़ोगे, सीखोगे, तो ऑब्वियस है कि आपके माइंड में कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ आएगा, फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। बट यहाँ पे जो बिज़नेस हिस्टोरियन है उनके द्वारा सजेस्ट किया गया कि कुछ जो प्रिवेलिंग स्वदेशी सेंटिमेंट्स हैं वो यहाँ पे जो है उनकी बेनिफिशरीज़ का, जो कि टाटास थे,
तो आपको पता है कि सबसे बड़ा जो बिज़नेस इस्टेब्लिश किया गया 1904 और 5 में, वो यहाँ पे जमशेदजी टाटा थे, जिनका एक ड्रीम था कि मॉडर्न स्टील फैक्ट्री हमारे देश में होनी चाहिए। तो फिर इसी तरीके से आज के डेट में जो आपको टाटा नगर, इट मीन्स कि जो जमशेदपुर देखने को मिलता है, झारखंड में है ये राज्य, ये झारखंड में है ये जगह। तो जमशेदपुर में आप देखोगे कि यहाँ पे टाटा स्टील की बहुत बड़ी कंपनी है, जिसमें कि टेल्को टिस्को आपको देखने को मिलेगा कि इसकी शेयर्स वगैरह हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये बताया गया कि मॉडर्न बैंकिंग की इमर्जेंस कैसे हुई। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ यहाँ पे पीपल्स है जो कि एक साथ आए और फिर उनके द्वारा बहुत सारे बैंकों का यहाँ पे गठन किया गया। मद्रास में कुछ एमिनेंट सिटीजन्स और बिजनेसमैन के ग्रुप है जो कि एक साथ आए और लॉयर की जो लीडरशिप है उसके तहत, यानी कि यहाँ पे वी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, उनके तहत इंडियन बैंक को 1907 में ये सेटअप किया गया। तो इंडियन बैंक आप देख सकते हो कितनी पुरानी है। फिर कैनरा बैंक यहाँ पे निकल कर आया, फिर उसके बाद कैनरा हिंदू परमानेंट फंड यहाँ पे निकल कर आया। ओके, इसी तरीके से आप देख सकते हो कि एक लार्ज नंबर ऑफ इंडियन बैंक्स जो है वो फाउंड किया गया 1900 से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में। फिर आप देखो कि हर किसी के लाइफ में स्वदेशी आ गया। इट मीन्स कि जो फॉरेन का गुड्स था उसको तो बाइकआउट करते थे, नहीं यूज़ करते थे, यूज़ किया जाता था सिर्फ हमारे देश में बनाया हुआ प्रोडक्ट। और ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था बंगाल में 1905 में, फिर धीरे धीरे हमारे देश के हर एक कोने तक ये पहुंचाया गया, वो भी महात्मा गांधी के हेल्प से। और महात्मा गांधी, जो कि आपको पता है कि खादी को ये एडवोकेट करते थे, खादी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे, तो इस तरीके से खादी का इस्तेमाल बढ़ने लगा। कुछ बिजनेस वेंचर्स थे जो कि यहाँ पे पेट्रियाटिक फीलिंग्स भी थी उनका। फिर उसके बाद आप देखो इसी तरीके से सारे ड्रग्स और जो कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर्स थे, इंस्टेड ऑन द स्वदेशी आयुर्वेदिक रूट उनके मेडिसिन का, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पोटेंशियल हार्म करने लगे, जो कि वेस्टर्न मेडिसिन आने लगी। इट मीन्स कि दूसरे कंट्रीज़ की मेडिसिन आने लगी जो कि चीप थे और हमारे मेडिसिन जो है उनको कॉम्पीट नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे बीट हो गए यहाँ पे। उसके बाद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवोकेसी और जो कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट का जो यूज़ था ना, वो भी यहाँ पे आप देखो कि एक पैट्रियटिज्म में ही ये एक्सटेंड होने लगा। बट एक ये तरीका है जिससे कि हम लोग नेशन बिल्डिंग में इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अनदर वेव अगर स्वदेशी इंटरप्राइजेस का देखें तो 1930 में ये निकल कर आया। इस समय क्या हुआ कि गांधी जी का जो यहाँ पे कॉल था कि अब तो बाइकआउट करना है फॉरेन गुड्स को, इवन हमारे ग्रामीण इंडिया में भी इस चीज़ को भी रिस्पॉन्ड किया गया। तो इससे क्या हुआ कि कैपेसिटी एक्सपेंशन हुई। न्यू टेक्सटाइल जो मिल्स है वो बॉम्बे, अहमदाबाद में इसको सेटअप किया गया। फिर वॉलचंद हीराकंड थे जो कि जॉइंटली इंस्पायर्ड हुए थे एज ए स्टूडेंट, जो कि दादा भाई नौरोजी से। तो फिर इनके द्वारा भी आप देखो कि आगे बढ़ते हुए काम किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हॉल है, यानी कि हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट इन बैंगलोर, इसका सेटअप किया गया। ये पहला एयरक्राफ्ट फैक्ट्री था। फिर दूसरा यहाँ पे वेंचर आप देख सकते हो कि केमिकल, इंडस्ट्रियल और फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरीज़ हैं। और उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फिर बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ इंडियन बिजनेसेस जो है ये क्रॉस ओवर हुए, यानी कि ट्रेडिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक ये काम करने लगे। महात्मा गांधी की यहाँ पे इमरजेंस भी नॉन वायलेंस को लेकर, फिर ट्रस्टीशिप की आइडिया थी, जिससे कि एक डीप रेजोनेंस मिला हमारे इंडियन बिजनेस को। 1930 के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश राज जो था वो नंबर्ड होने लगे, नेशन बिल्डिंग जो है वो होने लगी, उनके तहत जो है बहुत सारा काम होने लगा। हमारे इंडिया की जो ये जो यहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट जो था, इंडिजिनस प्रोडक्ट था, उनकी वैल्यू और कहीं ना कहीं कम होने लगी। फिर इसी को देखते हुए आप देखो कि बहुत सारे जो मटेरियल सक्सेस थे, जैसे गोदरेज हुआ, सिप्ला हुआ, ये सब ऐसे ब्रांड है जो कि आज की भी डेट में देखने को मिलेगा। एक क्लच ऑफ पीएसयू बैंक्स है, बट कहीं ना कहीं स्वदेशी बिजनेस इंटरप्राइजेस की लेगेसीज थी। तो अगर हम लोग लेट 19th सेंचुरी में देखें तो जनरल ट्रेजेक्ट्री जो इंडियन बिजनेस का था वो शिफ्ट हो गया था कि ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग। तो हम लोग बहुत सारे जो है कैपिटल को एक्यूमुलेट कर रहे थे, कंट्रोल था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और रॉ मटेरियल्स में। लार्ज ट्रेडर्स जो थे वो यहाँ पे ट्रेडिशनल ट्रेडिंग जो कम्युनिटीज़ है उससे बिलोंग करते थे। इसी के साथ आप देखो बंगाल जो कि स्वदेशी डेज़ के दौरान एक एफर्ट्स लाया गया, एजुकेटेड जो मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर्स थे कि वो अपना खुद का बिजनेस बनाते थे, अपनी टेक्नोलॉजिकल जो उनका नॉलेज था। तो इस तरीके से आप देखो कि हमारे देश में जो हमारे देश की प्रोडक्ट है ना, उसका वैल्यू जो है वो हम लोग आज ही नहीं करते। हम लोग जो है वोकल फॉर लोकल जो हम लोग यहाँ पे आज की डेट में बात कर रहे हैं, तो वो आज नहीं है, वो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ही इस चीज़ पे हम लोग फोकस कर रहे थे। तो इसी चीज़ पे कहा गया है कि हमारे यहाँ की जो यहाँ पे प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल करना, और इसी चीज़ को स्वदेशी एंटरप्रेन्योरशिप कहा गया है कि स्वदेशी यानी कि अपने देश की चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना, रैदर दैन कि हम लोग यहाँ पे फॉरेन गुड्स पे डिपेंडेंट हो। ओके,
सो गाइज आज के लिए बस इतनी रखते ये 3 आर्टिकल। फिर नेक्स्ट लेसन मैं लेकर आऊँगी ग्लोबल एग्रीकल्चर पावर हाउस में। तब तक के लिए आज के लिए बस इतनी ही रखती हूँ, और नेक्स्ट एक और पार्ट आएगा जिसमें कि रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है, लेसन अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो उसके लिए आप लाइक कर सकते हो। और अगर आप लोग को दिसंबर मंथ की भी योजना मैगज़ीन चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं उसके लिए भी ज़रूर उसके लिए टाइम निकाल कर जो है आपको ज़रूर लेसन प्रोवाइड करूँगी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट, कोई सजेशंस होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। मिलती हूँ कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।